हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले खनिज तत्वों के प्रकार के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि खनिज तत्व होते क्या हैं। आज हमें उसके प्रकार पढ़ने हैं। तो हम लोग आज की क्लास में देखते हैं खनिज तत्व के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि खनिज तत्व होते क्या है। ये जो खनिज तत्व होते हैं प्लांट की ग्रोथ और जैविक क्रियाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इम्पोर्टेंट होते हैं और ये इन्हें क्या करते हैं, सॉइल से प्राप्त करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो अपने लिए आवश्यक भोज्य पदार्थों का निर्माण किसके द्वारा करते हैं। हम सब जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं और फोटोसिंथेसिस में बने पदार्थों के अलावा इन्हें कई और पदार्थों की भी आवश्यकता पड़ती है अपनी जैविक क्रियाओं के लिए। तो ये जो कई और पदार्थ होते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, सॉइल से। तो क्या होता है, सॉइल से प्राप्त होने वाले जो आवश्यक तत्व होते हैं, प्लांट्स को जो तत्व एलिमेंट्स जो होते हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं, सॉइल से। और जो ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, खनिज तत्व कहलाते हैं। हमने क्लासिफिकेशन इसका देख लिया था, ये कितने प्रकार के थे, दो। एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब दीर्घमात्रिक पोषक तत्व और लघुमात्रिक पोषक तत्व। जो दीर्घमात्रिक किसे कहेंगे, ऐसे तत्व जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, दीर्घमात्रिक पोषक तत्व कहेंगे। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना। इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो हम इनके बारे में पढ़ने वाले। और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कुछ हमारे पास खनिज पोषक तत्व हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। इनकी कमी से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब गुरु पोषक तत्व जो होते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, उन तत्वों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कार्बन। कार्बन क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। वैसे तो हम सब जानते हैं कि कार्बन जो वायुमंडल से प्राप्त होता है। इसके अलावा प्लांट्स कार्बन को वायुमंडल में उपस्थित CO2 के रूप में क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के निर्माण के लिए बहुत ही क्या होता है, आवश्यक तत्व होता है। हम सब लोग जानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल के निर्माण में कार्बन क्या करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अगर इसकी कमी देखें तो इसकी कमी से क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। वैसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, पर इसकी कमी से फोटोसिंथेसिस वगैरह की क्रिया पर क्या पड़ेगा, असर पड़ सकता है। दूसरा ऑक्सीजन। हम सब लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है, एक पावरफुल एजेंट होता है। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, CO2 और H2O आपस में क्रिया करता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, और कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। साथ ही साथ में ऑक्सीजन क्या करता है, छोड़ देता है, जिसे हम श्वसन की क्रिया में हम मनुष्य उसे ग्रहण कर लेते हैं। तो वातावरण में ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है, 21% होती है, हम सब लोग जानते हैं। और ये क्या होता है, ऑक्सीजन जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है और श्वसन का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल में एक साथ पाए जाते हैं। मतलब जल का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का H2O। और हम सब लोग ये भी जानते हैं कि प्लांट इन्हें मृदा से, जल कहाँ से ग्रहण करते हैं, मृदा से, मतलब मिट्टी से अवशोषित करते हैं। प्लांट जो होता है मिट्टी से पानी को क्या करता है, अवशोषित करता है। और पानी के रूप में से क्या मिलता है, H2O के रूप में ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन प्लांट सेल्स द्वारा श्वसन, मतलब रेस्पिरेशन की क्रिया के लिए क्या होता है, बहुत ही यूजफुल होता है। और
जल पौधों की विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 21%। उसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी वायुमंडल में कितना होता है, 0.03% होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन बहुत ही एक आवश्यक तत्व होता है, हमारे लिए भी है और प्लांट के लिए भी। हम सब लोग प्लांट को क्या करते हैं, कहाँ से प्राप्त होगा हाइड्रोजन, जैसे कि हमने अभी बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं प्लांट को किस रूप में प्राप्त होता है, जल के रूप में प्राप्त होता है। हम सब लोगों ने पढ़ा है कि जल के रूप में क्या मिलता है, H2O मिलता है। हम जड़ों में क्या करते हैं, पौधों को क्या करते हैं, पानी डालते हैं। पानी डालते हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को किसकी सहायता से प्राप्त करेंगे, दोनों को जल के रूप में प्राप्त करेंगे। ठीक, अब ये तो हो गया हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन हो गया, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है नाइट्रोजन। अगर हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन जो होता है, हम सब लोगों को पता है कि नाइट्रोजन जो होता है NO3 या NH3 मतलब अमोनिया के रूप में क्या करते हैं, प्लांट्स को मिलते हैं। और ये एमिनो अम्ल, प्रोटीन, DNA, RNA आदि का भी क्या होता है, घटक होता है। इसके अलावा ये विटामिन को कोएंजाइम के निर्माण में पार्टिसिपेट करेगा। ये जो होता है पोरफायरिन, क्लोरोप्लास्ट और साइटोक्रोम का बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक होता है, हम सब लोग जानते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है, जो सबसे आवश्यक तत्व होगा, वो क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। अगर हम इसकी सोर्स की बात करें तो मैक्सिमम प्लांट्स जो होते हैं मिट्टी से क्या करते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रेट मतलब NO3, नाइट्राइट मतलब NO2 और अमोनियम आयन के रूप में इसे प्राप्त करते हैं। किसे, सॉइल से। लेग्यूमिनेसी फैमिली की जो प्लांट की जड़ों में पाई जाने वाली जो ग्रंथियाँ होती है, राइजोबियम पाई जाने वाली जो ग्रंथियाँ होती है, वो राइजोबियम नामक जो बैक्टीरिया होता है, सॉइल में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन होती है, मतलब राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वो सॉइल में उपस्थित नाइट्रोजन को यौगिकों में बदलकर क्या करता है, प्लांट को उपलब्ध कराएगा, क्या, नाइट्रोजन। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया के कुछ वंश, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया की कुछ वंशों में भी स्वतंत्र नाइट्रोजन का क्या होगा, स्त्रीकरण होता है। और प्लांट्स में नाइट्रोजन की मैक्सिमम उपस्थिति कितनी होती है, 1 से लेकर 3% हो सकती है। अगर हम इसके फिजियोलॉजिकल रोल की बात करें तो ये प्रोटीन्स और न्यूक्लिक अम्ल, मतलब न्यूक्लिक अम्ल कौन सा होगा, DNA या RNA, तो ये प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के रूप में उपस्थित रहेगा। ये जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस और अन्य उपापचयी क्रियाओं के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब नाइट्रोजन की कमी से अगर हम कुछ रोग देखें तो सबसे पहला तो ये है कि पत्तियां कैसी पड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती है ना, नाइट्रोजन की कमी के कारण पत्तियां डेड टाइप की, मतलब एक तो मुरझा जाती है और येलो हो जाती है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स में क्या होगा, एक तो सबसे पहला कैरेक्टर ये हो गया कि इसकी कमी से पत्तियां क्या हो जाती है, क्लोरोफिल लेस हो जाएंगी, जिसके कारण वो पीली दिखाई देती है, मुरझा जाती है। दूसरा, नीचे की पत्तियां जो होती है हल्के भूरे रंग की भी होकर क्या हो जाएगी, झड़ जाएगी। प्लांट जो होता है बौना रह जाएगा, मतलब उसकी ज़्यादा ग्रोथ होगी क्या, नहीं। और उसकी जो बड्स होती है वो भी मुरझा जाएगी। इसके अलावा जो पत्तियों में होते हैं वो क्या हो गए, लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, प्लांट की ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। इसकी कमी से एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट बनता है और साथ ही साथ में मेन कैरेक्टर इसका ये होगा कि इसकी कमी के कारण पत्तियां कैसी होती है, पीली पड़ जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम फास्फोरस पे। फास्फोरस का सिंबल हम सब जानते हैं क्या होता है, P होता है। तो फास्फोरस जो होता है
प्लांट के लिए फास्फोरस सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हम भी जानते हैं कि प्लांट्स इसका क्या करेंगे, अवशोषण घुलनशील अकार्बनिक फास्फेट आयन जैसे कि H2PO4 HPO4 आयन के रूप में प्राप्त करते हैं। और प्लांट के शुष्क भाग में इसकी मात्रा कितनी होगी, 0.2 से लेकर 0.8% तक हो सकती है। इसके अलावा यह प्लाज्मा झिल्ली जैसे RNA DNA ATP NADP आदि का क्या होता है, संरचनात्मक घटक होता है। ये जो होते हैं वर्धी ऊतक में फायरिन और फाइटिक अम्ल के रूप में संग्रहित रहते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ, जैसे कि हमने बताया कार्बनिक पदार्थ का मेन घटक होता है कौन, फास्फोरस। प्रोटीन संश्लेषण में फास्फोरस की आवश्यकता बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। अगर इसकी कमी की बात करें तो इसकी कमी से, फास्फोरस की कमी से क्या होगा, फास्फोरस की कमी के कारण कैम्बियम जो होता है हमारा वेस्कुलर बंडल में जो कैम्बियम होता है वो कैसा हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, मतलब इनएक्टिव प्रकार का हो जाता है। लीफ जो होती है लीफ फ्रूट और पर्णवृंत पर मृत उत्तकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। प्लांट्स में अल्प वृद्धि के कारण बौनापन रह जाएगा, मतलब उनकी हाइट कम रह जाएगी। जो पीत होता है हमारा, पीत की वृद्धि में ज़्यादा हो जाएगी, मतलब पीत जो हमारा होता है उसकी मात्रा कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। पत्तियाँ समय से पहले ही क्या होंगी, झड़ जाएगी। तो ये इसके कुछ कमी के लक्षण हैं। रूट और स्टेम छोटे और कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये कुछ कैरेक्टर हमें इसमें दिखाई देते हैं इसके कमी के कारण। अब अगला है सल्फर। सल्फर का सिंबल हम सब जानते हैं क्या होता है, S। सिस्टीन और मिथियोनिन नामक एमिनो अम्ल का मुख्य संगठक तत्व क्या होता है, सल्फर होता है। कोएंजाइम ए विटामिन जैसे बायोटीन थायमिन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये। इसके अलावा इसकी उपलब्धता ठीक रहने से क्या होता है, रूट का विकास भी बहुत अच्छी तरीके से होगा। और जो फल वाले प्लांट्स होते हैं उसमें नोड्यूल निर्माण का भी क्या होगा, नोड्यूल्स की फॉर्मेशन में भी क्या करेगा, सल्फर जो है बहुत अच्छी मात्रा में हेल्प कर लेता है। इसके अलावा सॉइल में सल्फर जो होता है सल्फेट और सल्फर तत्व या आयरन सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। प्लांट द्वारा ये जो सल्फेट होते हैं आयन के रूप में ग्रहण की जाती हैं। कुछ प्लांट जैसे सरसों प्याज लहसुन इन सब में क्या होता है, ये ग्लूकोसाइड्स का निर्माण करेगा। शीट जो होते हैं बीज जो होते हैं बीज के निर्माण में सहायक होता है। कुछ प्लांट में अनेक यौगिक जैसे सिस्टीन सिस्टाइल और मिथियोनिन आदि जो होते हैं एमिनो अम्ल के निर्माण में क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि भी बताया हमने। अब इसकी कमी से होने वाले लक्षण या देखते हैं। तो इसकी कमी के लक्षण क्या होंगे, सबसे पहले तो क्लोरोफिल की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिसके कारण पत्तियां पीली पड़ने लगी और पत्तियों का विकास धीरे धीरे रुक जाएगा, पत्तियां धीरे धीरे क्या होगी, गिर जाएगी। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट संग्रहण से मोटी भित्ति युक्त टिश्यू की मात्रा में वृद्धि होने लगेगी और इसके कारण पौधे का जो स्टेम होता है तना वो क्या हो जाएगा, बहुत कठोर प्रकार का हो जाएगा। पत्तियां क्लोरोफिल के कारण क्या हो जाएगी, क्लोरोफिल नष्ट होने के कारण गिर जाएगी। जो एपिकल वाला भाग है एपिकल ग्रोथ जो होती है वो कम मात्रा में होगी। सल्फर युक्त एमिनो अम्ल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण सल्फर युक्त प्रोटीन्स की भी कमी हो जाएगी और कार्बोहाइड्रेट्स का भी संग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, जिसके कारण बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं पोटेशियम की, जिसका सिंबल है के। तो पोटेशियम हम सब जानते हैं सबसे मेन स्टोमेटा की मूवमेंट में, मतलब जो रंध्र की गति में होता है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल किस में होता है, स्टोमेटा में। उसके खुलने और बंद होने की प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है पोटेशियम। तो ये किसी भी उपापचयी क्रियाओं से महत्वपूर्ण पदार्थों के संगठन में भाग न लेने के कारण अन्य तत्वों से बहुत ही अलग होता है। इनके बावजूद भी प्लांट को इसकी आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा में होती है, जो स्टोमेटा की गति होती है। इसके अलावा रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल और प्रोटीन सिंथेसिस में भी इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है। ये जो है अनेक एंजाइम के लिए कोएंजाइम और एक्टिवेटर का भी कार्य करती है।
इसे सॉइल में पोटेशियम आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। प्लांट्स जो होते हैं इसे सॉइल के रूप में सॉइल से क्या करते हैं, पोटेशियम आयन मतलब K+ के रूप में क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। साथ में प्लांट में पोटेशियम की मात्रा जो होती है वो 0.3 से लेके 6% तक हो सकती है। प्रकाश संश्लेषण जैसे कि अभी बताया, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन और अदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसमें भी इसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है। साइटोप्लाज्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटक होता है ये पोटेशियम। इसके अलावा इसकी कमी के अगर लक्षण देखें तो पत्ती का जो हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है, पत्ती का जो अग्रभाग है, ऊपर वाला नुकीला भाग, उसे देखिए आप डायग्राम में। पत्ती का जो अग्र वाला मतलब सबसे नुकीला वाला भाग होता है वो क्या होगा, मुड़ जाएगा, चिम जाता है, येलो कलर का पड़ जाएगा। और प्लांट्स में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तने की ग्रोथ कम हो जाएगी, पत्तियां क्या होती है, मुरझा जाती हैं। मतलब इसकी कमी से तने की वृद्धि भी रुक जाएगी, पत्तियों का क्लोरोफिल भी नष्ट हो जाएगा, उसके किनारे और अग्रभाग पर क्या किनारे और जो अग्रभाग के ऊतक होंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डेड हो जाते हैं। जो यंग लीफ होती है उसमें पोटेशियम की कमी के चिन्ह बन जाते हैं, मतलब उसके चिन्ह हमें दिखाई देने लगेंगे। साथ में एपिकल का जो भाग है वो भी पूरा चिम जाएगा, मतलब धीरे धीरे पत्ती नष्ट ही हो जाती है, कमज़ोर हो जाएगी, उसका डंठल कमज़ोर हो जाएगा और वो गिर जाती है। जड़ों की संवेदनशीलता मतलब रूट रोटिंग करने वाले जीवधारियों के लिए क्या होगी, बढ़ जाएगी। जड़ों की संवेदनशीलता जो होती है रूट रोटिंग करने वाले जीवधारियों के लिए बढ़ जाती है। मेन जो कैरेक्टर है इसकी कमी का आप डायग्राम में देख सकते हो कि इसके जो किनारे होते हैं, जो नुकीला भाग होता है ऊपर वाला, वो क्या होता है, मुरझा जाता है। आपने घास भी देखा होगा, उसका भाग थोड़ा टर्न होता है, चिमा हुआ होता है येलो कलर का, और वो मुड़ जाता है। आप लोग घास को देखिए अच्छे से, क्यों होता है, वो पोटेशियम की कमी के कारण होता है। क्योंकि पोटेशियम की कमी के कारण क्या होता है, प्लांट्स का जो अग्रभाग होता है, नुकीला वाला भाग होता है, वो थोड़ा हल्का सा येलो हो जाएगा और येलो होने के कारण वो मुरझा जाता है और नीचे की तरफ टर्न हो जाता है। अब हम आते हैं कैल्शियम पे। आप सब लोग जानते हो कैल्शियम का सिंबल क्या है, सी। तो जो हमारी सेल वॉल होती है उसका जो मिडल वाला भाग होता है, तो मध्य पटलिका के निर्माण में जो होता है ये कैल्शियम पेक्टेट के रूप में भाग लेता है। हम लोगों को पता है जो सेल वॉल होती है उसमें जो बीच वाला भाग होता है उसकी मध्य पटलिका जो होती है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम पेक्टेट के रूप में बनी होती है, और विषैले ऑक्जेलिक अम्ल को कैल्शियम ऑक्जेलेट में बदल देती है। ये जो होती है लिपिड मेटाबॉलिज्म में एक्टिव पार्टिसिपेट करती है, सेल डिवीज़न में और कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसफ़र में भी ये बहुत उपयोगी होती है। कैल्शियम एमाइलेज एंजाइम के एक्टिवेट के रूप में ये कार्य करती है। साथ ही साथ में कैल्शियम जो होता है सॉइल में बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्लांट्स जो होते हैं इसका अवशोषण कैल्शियम आयन मतलब Ca2+ के रूप में क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। एपिकल मेरिस्टम की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। सेल वॉल की मध्य पटलिका की बात जो हमने की थी वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम पेक्टिनेट की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन की पारगम्यता को भी ये नियंत्रित करने का काम करेगा। अब इसकी कमी की लक्षण देखते हैं। तो इसकी कमी से क्या होगा, जो यंग लीफ होती है उसके किनारों पर भी क्या होती है, क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी, जिससे जो उसके किनारे पर टिश्यू होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाते हैं और पत्ती धीरे से नष्ट हो जाएगी या गिर जाएगी। जो क्रोमोसोम होते हैं वो असामान्य हो जाएंगे, जो फ्लावर का निर्माण भी रुक जाएगा इसमें। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो यंग लीफ होती है, नई पत्तियां होती हैं, उनके किनारों पर क्लोरोफिल धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और वो पत्तियां धीरे धीरे डेड हो जाएगी। कोशिका विभाजन के समय सेल वॉल का निर्माण नहीं हो पाता। मूलों का बहुत कम विकास होता है, मतलब रूट का बहुत कम विकास होगा। शूट और रूट एपिकल पर उपस्थित
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाएगी, नहीं हो पाएगी वो, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं इसकी कमी के कारण डेड हो जाते हैं। अब हम आते हैं मैग्नीशियम पे। आप सब लोगों ने क्लोरोफिल पढ़ा है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर भी निकाला हुआ है। तो उसमें जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, सबसे बीच में जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम। आप लोग देखिए क्लोरोफिल का केमिकल स्ट्रक्चर, सबसे बीच में जो होता है मैग्नीशियम आयन पाया जाता है ना। तो ये क्लोरोफिल का मुख्य संघटक अवयव है। यह जो होता है फास्फोरस के उपापचय के लिए आवश्यक एंजाइम के लिए एक्टिवेटर का रोल करेगा। रेस्पिरेशन और वसा निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और ये जो है राइबोसोम की सब यूनिट्स को आपस में बांधने का काम करता है। मैग्नीशियम जो होता है सॉइल में मुख्यतः कार्बोनेट मतलब MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, और डोलोमाइट मतलब MgCO3.CaCO3 के रूप में पाया जाता है। प्लांट्स इसका अवशोषण मैग्नीशियम आयन मतलब Mg2+ के रूप में करते हैं, और प्लांट में इसकी मात्रा जो होती है लगभग 0.05 से 0.7 तक होती है। अगर इसके कुछ कार्य देखें हम, तो नाइट्रोजन उपापचय से संबंधित अनेक फास्फेट ट्रांसफ़र करने का कार्य, जो ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस होती है उसको एक्टिवेट करेगा। ये राइबोसोम की सब यूनिट को आपस में बांधने का काम करेगा। इसके अलावा ये क्लोरोफिल का क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन घटक होता है। इसकी कमी के कुछ लक्षण देखते हैं। इसकी कमी के कारण क्या होगा, अंतराशिरीय जो बीच बीच में शिरा दिख रही है ना आपको, वो शिरा है, ठीक है। अंतराशिरीय क्लोरोफिल मतलब क्लोरोसिस, मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि जो पत्तियां होती है उसमें क्या होगा, क्लोरोफिल की कमी के कारण बीच बीच में सफ़ेद रंग के धब्बे से पड़ जाते हैं। और इसके अलावा इसकी कमी से क्या होगा, इसकी कमी से पर्णवृंत जो होता है वो वीक हो जाएगा। पत्तियां समय से पूर्व ही क्या होती है, झड़ जाएगी। पत्ती में अंतरशिरीय हरिमाहीनता मतलब बीच बीच में जो हरा भाग होता है वो धीरे धीरे क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। और प्लांट में जो कायिक और जनन वृद्धि होती है वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी। एंथोसाइनिन पिगमेंट बनने लगेगा, जिसके कारण क्लोरोटिक भागों में लाल और बैंगनी रंग के क्या होंगे, धब्बे हमें दिखाई देने लगेंगे। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे जिसे हम क्या कहते हैं, दीर्घमात्रिक पोषक तत्व। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है। इसके अलावा लघुमात्रिक पोषक तत्व भी होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू गाइड्स।